हमने अपने पिछले वीडियो में अकाउंटिंग की उस पद्धति के बारे में पढ़ा जो कि परंपरागत पद्धति थी, जिसके माध्यम से आज भी अकाउंटिंग की जाती है। और उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी पद्धति है या उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है। लेकिन समय के साथ कुछ चीजें बदलती हैं और नए विचार आते हैं। उन विचारों को भी समय समय से हर क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब एक नई पद्धति या नए विचार भी आए अकाउंटिंग को, इस आधार पर भी किया जा सकता है और सरल भी हो जाता है उससे। तो आइए हम स्लाइड पे चलते हैं। नई पद्धति पढ़ने के लिए, आधुनिक पद्धति पढ़ने के लिए मैं कपिल पाठक अपने इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, हमने हमारी जो पुरानी पद्धति है उसके अंतर्गत खातों के बारे में पढ़ा कि खातों को मतलब जो अकाउंट है उसको 3 प्रकार के खातों में रखा जाता है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी आधुनिक पद्धति क्या कहती है, अकाउंटिंग की आधुनिक पद्धति क्या कहती है। तो इसमें अकाउंटिंग की आधुनिक पद्धति में खातों को डेबिट क्रेडिट नहीं किया जाता। वहां जहाँ खातों को डेबिट क्रेडिट किया जाता है या खातों को डेबिट क्रेडिट नहीं किया जाता, यहाँ पे समीकरण का उपयोग कर किसी खाते को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। लेखांकन समीकरण क्या है? समीकरण का सीधा सा बात है कि दो चीजों को एक दूसरे के साथ मिलाना और उनका कंपेयर करना समीकरण है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत समीकरण के आधार पर ही खातों को डेबिट या क्रेडिट किया जा सकता है। आइए देखते हैं उसके क्या नियम है और कैसे किया जाता है, समझने की कोशिश करते हैं। अब आधुनिक पद्धति को ही लेखांकन समीकरण पद्धति के नाम से जाना जाता है। कई बार इसको लेखांकन समीकरण पद्धति या मॉडर्न अप्रोच या आधुनिक पद्धति कहते हैं। अब इसका आधार क्या है? 5 भाग। इसके आधार जो है वो पूरे व्यापार को 5 भागों में बांटा गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हम कि ये अकाउंटिंग है। एक नॉर्मल आप दिमाग लगाइए कि व्यापार के लिए क्या क्या जरूरी है। तो व्यापार के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? पूंजी की। अगर कोई व्यापार आपको चालू करना तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी? पूंजी की। उस पूंजी के माध्यम से आप कोई व्यापार जब स्टेब्लिश करते हैं तो मशीन खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, ऑफिस बनवाते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो संपत्ति हो गई आपकी। फिर आप माल खरीदते हैं और नगद खरीदते हैं और उधार खरीदते हैं। तो नगद और उधार खरीदते हैं तो क्या होता है कि ये व्यापार में संपत्ति और दायित्वों को बढ़ाता है। तो क्या हो गया? पहला पूंजी हो गया। दूसरा, आपने उस पूंजी के माध्यम से संपत्ति इकट्ठा की, ठीक है। फिर व्यापार किया तो व्यापार में कुछ आपके दायित्व बने, किसी को लेना होगा, किसी को देना होगा और किसी से करना होगा। इसके अलावा और क्या होता है व्यापार में? किसी छोटे बच्चे से ही पूछो तो व्यापार में क्या होगा। इसके अलावा व्यापार में कुछ खर्चे होते हैं, व्यय होते हैं, हानियां होती हैं। उन खर्चों को व्यापार में लिखा जाता है। इस सब का परिणाम क्या होता है? व्यापार में कुछ कमाई होती है, प्रॉफिट होता है या लाभ होता है। तो 5 चीजें हो गई हमारे पास। पहला पूंजी, दूसरा संपत्ति, तीसरा दायित्व और चौथा व्यय या खर्चे और पांचवा प्रॉफिट या इनकम। इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया सबसे पहले संपत्ति। इन खातों में वस्तुओं, थिंग्स और संपत्तियों, प्रॉपर्टीज और एसेट्स का लेखा किया जाता है। जो भी चीजें आती है व्यापार में, जो भी आता है वो संपत्ति ही होता है ना भाई। आज जब तक आपने उसको बेचा नहीं वो आपकी संपत्ति है। तो खाते मूर्तमान, टेंजिबल और अमूर्तमान, इन टेंजिबल संपत्तियों से संबंधित होते हैं, जैसे भवन, यंत्र, स्टॉक, मतलब भवन, बिल्डिंग, यंत्र, मशीन, कोई स्टॉक या माल, कैश इन हैंड, रोकड़, बैंक में पैसे जमा हुआ, व्ययों का अग्रिम एडवांस पेमेंट कर दिया आपने तो पूर्वदत्त की राशि, और डेप्टर्स जिनको आपने उधार माल बेच दिया है वो भी आपकी संपत्ति होते हैं। दायित्व क्या होते हैं? लायबिलिटीज अकाउंट। ये वो खाते होते हैं जो व्यक्ति, फर्म, किसी व्यवसायिक संस्था या कंपनी आदि से संबंधित होते हैं, जिसमें कोई वस्तु या सेवा या धन प्राप्त किया गया है। व्यापार को इनकी राशियों को चुकाने का दायित्व रहता है, जैसे लेनदार, ऋण, अदत्त व्यय आदि के खाते। अब इसको दोनों को, संपत्ति और खाते को, संपत्ति और दायित्व को सीधी और सरल भाषा में एक लाइन में समझा देता हूं, समझना। आज वर्तमान में जो भी आपके पास है, जिसको कल आप बेचकर या किसी को देकर उससे पैसा इकट्ठा कर सके, वो सब संपत्ति होता है। जिसको बेचा जा सके और जिसको बेचकर मुद्रा या पैसे के रूप में उसका भुगतान प्राप्त किया जा सके, वो सब संपत्ति होता है। और वो समस्त चीजें
जिनका कल आपको भुगतान करना है, जिसके लिए आप कोई मांगने वाला खड़ा हो सकता है, जिसका पेमेंट आपको करना है, वो सब कुछ दायित्व या लायबिलिटीज कहलाता है। सीधी सरल सी परिभाषा ये। अब आपके पास कोई पूछे कि संपत्ति क्या, तो दिमाग में सोच लेना कि इसका पेमेंट करना है क्या, या इसे पेमेंट लेना पड़ेगा क्या भविष्य में। अगर लेना है तो संपत्ति और देना है तो दायित्व। सीधी सी बात, खत्म बात। पूंजी खाता ये भी एक तरीके का दायित्व होता है। यहां एक बार और समझा दूं, व्यापार और व्यापार का मालिक दोनों अलग अलग है। आप कभी आप जब जब व्यापार और व्यापार के मालिक को एक करके सोचोगे, तब तब आप क्या होगा, कंफ्यूज होगे, तब तब आप गलती करोगे। तो जब भी जिसका भी नाम लिया जाए, समझ लेना कि आप व्यापार का अकाउंटिंग करो, व्यापार के मालिक का नहीं। व्यापार का मालिक और व्यापार का अकाउंट अलग है। कैपिटल अकाउंट व्यापार के स्वामी का खाता होता है। यह खाता व्यापार के स्वामी द्वारा किए गए व्यापारिक प्रतिनिधित्व करता है। एकाकी व्यापार की दशा में एकल पूंजी खाता और साझेदारी व्यापार में जितने स्वामी उतने पूंजी खाते रखे जाते हैं। अगर सिंगल है, अकेला व्यक्ति है, तो अकेला व्यक्ति क्या करता है, सिंगल व्यक्ति का खाता रखा जाता है। और अगर एक से ज्यादा व्यापारी व्यापारिक फर्म है, तो अलग अलग लोगों का पूंजी खाता रखा जाता है। ये इसके बाद जो अगला है हमारा, अब जो अगला है हमारा व्यय खाते, एक्सपेंसेस अकाउंट। ये वे खाते होते हैं जो व्यापार के लाभ प्राप्त करने या आगम को अर्जित करने के लिए किए जाते हैं। अर्थात कोई व्यापार क्यों किया जाता है, लाभ कमाने के लिए। उद्देश्य क्या होता है उसका, कुल मिला के अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना। लेकिन लाभ कमाने के लिए भी आपको व्यापार चलाने के लिए कुछ खर्चे करना पड़ेंगे। भाई किसी को वेतन देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, माल खरीदी करना पड़ेगी, ऋण का भुगतान ब्याज चुकाना पड़ेगा, कार्यालय के एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, टेलीफोन बिल देना पड़ेगा, मोबाइल रिचार्ज करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो करना पड़ते हैं। ये सारे खर्चे एक्सपेंसेस अकाउंट में रखे जाते हैं। फिर रिवेन्यू। अब पूरे व्यापार का जो परिणाम है वो क्या होता है कि हमको रिवेन्यू जनरेट करना है या प्रॉफिट जनरेट करना। तो कई बार व्यापार के अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो कैसे किया जाता है, भाई माल की बिक्री से आपको पैसा आएगा, रिवेन्यू जनरेट होगा। कोई किराया आप प्राप्त करेंगे तो रिवेन्यू जनरेट होगा, कमीशन प्राप्त करेंगे तो रिवेन्यू जनरेट होगा। ये सब व्यापार में प्राप्त करने के लिए रिवेन्यू के अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे हम अलग अलग खातों में बांट सकते हैं। अब आइए, ये निम्नलिखित वही जो हमने क्या बोलते हैं हमारे पुराने उसमें पढ़ा परंपरागत में, वही सब है इसमें। इसको हम आधुनिक पद्धति के आधार पे इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो एक्चुअल में किस तरह से करते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि 5 भागों में डिवाइड किया गया इसको। एक एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, चौथा एक्सपेंसेस और पांचवा रेवेन्यू अकाउंट। 4 ही अकाउंट, 5वें अकाउंट में इसको बांटा गया। बिल्डिंग क्या है आपकी, इसको बेच के पैसा ले सकते हैं एसेट से, हम एसेट्स में लिख देते हैं। कैपिटल पूंजी, लायबिलिटीज है, कल पेमेंट करना पड़ेगा बिजनेस के मालिक को, तो लायबिलिटीज में आ जाएगी कैपिटल। ये कैपिटल अकाउंट में आ गया, लायबिलिटीज होती है लेकिन कैपिटल अकाउंट एक अलग से मेंटेन करते हैं इसको, ठीक है। फिर केस क्या है, एसेट से, केस हमारी एसेट से, संपत्ति में आ गया। आहरण भी कैपिटल से, कंपनी के मालिक से संबंधित होता है, तो इसको कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं। तो आहरण और कैपिटल, ये दो ही चीज इसमें मोस्टली आती है, ठीक है। फिर इसके बाद दत्त कमीशन आपने पेड कर दिया, कमीशन दिया है मतलब क्या हो गया, खर्चे किए, एक्सपेंसेस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक। फिर कमीशन, या कमीशन लिखा है, कमीशन रिसीव्ड है ये, तो कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम है, रिवेन्यू है, तो रिवेन्यू में आ गया ये कमीशन। परचेस करने का मतलब है, परचेस करने, कोई माल खरीदने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है ना, तो खर्चों में आ गया ये परचेस, ठीक है। इसके बाद सेल्स मतलब माल बेचते हैं तो आपके पास पैसा आता है, सीधी सी बात है, जो पैसा आता है रेवेन्यू आता है, तो सेल्स आपके रेवेन्यू में आ गया। फिर गुडविल, ख्याति बेच के, गुडविल बेच के पैसा आप इकट्ठा कर सकते हैं, जो चीज बेच के पैसा इकट्ठा कर सकते हैं वो सब संपत्ति होता है, तो संपत्ति में आ गया। इसके बाद फर्नीचर भी बेच के आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, आपकी संपत्ति में हो गया।
बैंक में जमा पैसा आपको मिल सकता है, कल आप जाके बैंक से पैसा निकाल सकते हो, तो ये आपकी संपत्ति हो गया। इसके बाद प्लांट और मशीनरी, जो भी फैक्ट्री में प्लांट या मशीनरी लगी हुई है, उस प्लांट मशीनरी को कल आप बेच के पैसा इकट्ठा कर सकते हो, तो ये एसेट्स हो गई। जिस चीजों को बेच के पैसा इकट्ठा कर सकते हो सब एसेट्स है। क्रेडिटर्स, सॉरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चे हैं, खर्चों को खर्चे के अंतर्गत लिख दो आप, ठीक, ये ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर इसके बाद ब्याज मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब सीधा सा है रिवेन्यू में आना चाहिए, तो इंटरेस्ट ये गलत लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इस जगह पे आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। इस अगर मैं बात करूं तो ये इस जगह पे आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ आएगा, ये गलत लिखा हुआ है तो उसको यहाँ से काट देते हैं। इंटरेस्ट जो रिसीव्ड है वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद डेप्टर्स, डेप्टर्स का मतलब ये है कि ये इनको हमने उधार माल बेचा है, ये इसको कल को हमको पैसा आना है, तो डेप्टर्स हमारी संपत्ति हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है डेप्टर्स के बाद? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स इनसे हमने उधार माल खरीदा है, कल इनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारी लायबिलिटीज है, तो ये लायबिलिटीज में आ गया। सैलरी एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस में आ गई सैलरी। इसके बाद अदत्त वेतन, अनपेड सैलरी, अनपेड सैलरी का सीधा सा मतलब क्या होता है, आपको इसको पेमेंट करना है, अगर पेमेंट किसी को करना है कल, तो वो लायबिलिटीज होती है, तो ये अनपेड सैलरी आ गई। फिर इसका प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का एडवांस पेमेंट कर दिया, इसका कल हमको फायदा मिलेगा, जिन चीजों का कल फायदा मिले, चाहे पैसे के रूप में या किसी चीजों में, वो एसेट्स होती है, तो इंश्योरेंस प्रीपेड। किराया चुका है, रेंट पेड, खर्चा कर दिया है तो खर्चे में आ जाएगा रेंट पेड। और बैंक से लोन, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से अगर आपने लोन लिया तो कल उसका पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, तो ये आपकी लायबिलिटीज है, तो लोन फ्रॉम बैंक। तो ये चीजें आधुनिक पद्धति में इसको इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एसेट्स के रूप में, लायबिलिटीज के रूप में, कैपिटल के रूप में, एक्सपेंसेस के रूप में और रेवेन्यू अकाउंट के रूप में। ये 5 भागों में आधुनिक पद्धति को बांटा गया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां से अब हम जब चलेंगे तो हमारे लिए अब जनरल एंट्रीज का रास्ता खुल गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर ये सारे वीडियोस डबल से देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर कोई कंफ्यूजन आपको रह गया तो फिर आगे दिक्कत बढ़ती जाएगी। कृपया इन वीडियोस को एक बार और देख लीजिए और देख के समझ के फिर जनरल एंट्री वाले वीडियोस पे आइएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अंत तक आपने मेरा वीडियो देखा, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके।